Hello everyone, welcome back to Aurora classes. How are you all? I hope you all are doing well. Hopefully आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज का हमारा पार्ट 9 हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज़ का डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द 3 फेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आपसे पूछा गया है कौन सी 3 फेजेस होती हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवेल्युएशन होती हैं। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, स्क्रीनिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, एनरीचमेंट। एंड डी ऑप्शन कहता है प्लानिंग, स्क्रीनिंग, इवेल्युएटिंग। अगर तो आपने थोड़ा सा भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ा है और आप जानते हो तो आपको पता होगा कि इम्प्लीमेंटिंग तो आता ही नहीं है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। एलिमिनेशन मेथड से इजीली आप यहाँ पे अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते थे, जो कि हमारा ऑप्शन 4 है, प्लानिंग, स्क्रीनिंग एंड इवेल्युएटिंग। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है। सबसे पहले फेज होती है रिक्रूटमेंट प्लान की। ये रिक्रूटमेंट प्लान इज क्रिएटेड, इट इंक्लूड व्हाट द पोजीशन एंड इवेंचुअली द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स इन अ कैंडिडेट हु विल एज्यूम द पोजीशन। पहले तो आप देखिए रिक्रूटमेंट प्लान में करते क्या हो, उसमें आप देख लेते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी पोस्ट हैं जो वैकेंट है, कौन सी पोजीशन पे पोस्ट खाली हैं। सेकेंड, आप देखते हो टैलेंट सर्च करते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा आपके लिए बेस्ट सोर्स रहेगा रिक्रूटमेंट के लिए, कि कैसे रिक्रूटमेंट करनी, इंटरनल सोर्स से करनी है या एक्सटर्नल सोर्स से करनी है। इंटरनल सोर्स आपको पता होगा कि जो ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनके नोन है, आपके नोन है ऑर्गेनाइजेशन में किसी के, तो आप उनको रिक्रूट करोगे, या फिर एक्सटर्नल सोर्स से करोगे। मींस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती हैं, न्यूज़पेपर होता है या एडवर्टीजमेंट जो आप निकालते हो, उनके थ्रू आप कैंडिडेट्स को जो है इस बारे में इंफॉर्मेशन दोगे और वहाँ से रिक्रूटमेंट करोगे। सेकेंड स्टेज में फिर आप ये भी करते हो कि अट्रैक्ट करते हो बेस्ट कैंडिडेट्स को कि वो जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें उस जॉब के लिए। थर्ड फेज़ होती है स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए, अब वहाँ पे आप स्क्रीनिंग करोगे। स्क्रीनिंग करने का मतलब होता है कि आप ये चेक करोगे कि कितने जो हैं कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं आपकी उस पोस्ट के लिए, उस पोजीशन के लिए जिसके लिए आप रिक्रूटमेंट निकाल रहे हो, और जितने एलिजिबल होते हैं आप उनको शॉर्टलिस्ट कर लेते हो इंटरव्यू के लिए कि इससे इन्हीं कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा और बाकी को आप रिजेक्ट कर देते हो। फोर्थ फेज़ होती है इंटरव्यू की, कि अब आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया है कैंडिडेट्स को जो एलिजिबल हैं आपकी पोजीशन के लिए, पोस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और उनका इंटरव्यू लिया जाता है। फिफ्थ फेज़ होती है इवेल्युएशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र की। इसमें क्या होता है कि आपने बहुत सारे जो आपके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे उनका इंटरव्यू लिया, अब आप देख रहे हो कि कौन जो है बिल्कुल बेस्ट है उस पोस्ट के लिए, उस जॉब के लिए, और फिर आप उसको क्या करते हो, जॉब ऑफ़र करते हो। इवेल्युएशन मतलब जितने भी कैंडिडेट्स का आपने इंटरव्यू लिया है, कौन सा उसमें से बेस्ट कैंडिडेट है, कौन से बेस्ट हैं जिनको आप ऑफ़र करोगे और फिर आप उनको जॉब ऑफ़र करते हो। ये होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज होती है रिक्रूटमेंट प्लान, सेकंड टैलेंट सर्च, थर्ड स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग, फोर्थ होता है इंटरव्यूइंग, और फिफ्थ होती है इवेल्युएशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफर। अब हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स डैश मैथड ऑफ प्राइसिंग इज मोस्ट सुटेबल। ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। नए प्रोडक्ट के केस में कौन सी प्राइसिंग जो स्ट्रेटजी होती है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है। कॉस्ट प्लस मोनोपोली, मार्कअप, पेनिट्रेशन। कॉस्ट प्लस की जितना आपकी कॉस्ट है, मान लीजिए एक पेन है और उसकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है, आप उसमें अपनी जो है ये भी कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट का भी हिस्सा ऐड कर रहे हो। स्टार्टिंग में आपका प्रोडक्ट नया है और आप उसको 12 रुपीज़ में बेच रहे हो सकता है कि कस्टमर्स को बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हों और वो उससे सस्ते हों, वो 10 रुपये में ही उनको मिल रही हों या 11 में मिल रहे हो, तो ये जो है आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रहेगी ये वाली स्ट्रेटजी। मोनोपोली में एक ही प्राइस आप सेट नहीं कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट नया है तो आपको जो है पहले मार्केट कैप्चर करनी होगी। सबसे मोस्ट सुटेबल होती है वो स्ट्रेटजी जिसमें आप सबसे पहले इनिशियली जो प्राइस होता है आपका उसको लो रखो। मीन्स पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में आप क्या करते हो, लो प्राइस सेट करते हो स्टार्टिंग में, ताकि आप मार्केट के शेयर को कैप्चर कर सको। Penetration pricing is a pricing strategy that is used to quickly gain market share by setting an initially low price to entice customers to purchase. This pricing strategy is generally used by new entrants into a market. आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले
जो मार्केट में यूज़ करते हैं वो होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इसमें आप करते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको लो प्राइस पे सेल करते हो ताकि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को ख़रीदें, उनको वो अच्छा भी लगेगा और जितने ज़्यादा कस्टमर्स आपके ख़रीदेंगे मार्केट का शेयर उतना ही ज़्यादा आप कैप्चर कर पाओगे। एक बार जब आपने मार्केट का शेयर ज़्यादा गेन कर लिया उसके बाद आप अपने जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हो। सो सबसे अच्छा होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू है। और एक और बात आपको याद रखनी है, जो उसकी एक्सट्रीम फॉर्म होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग की उसको हम प्रीडेटरी प्राइसिंग कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज़ प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग होता है कि आप कॉस्ट से भी कम पे ऑफर कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को। मान लीजिए 10 की कॉस्ट आती है आपके एक पेन की, लेकिन आप उसको 9 रुपीज़ में सेल कर रहे हो, तो कॉस्ट से भी कम पे जब सेल किया जाता है तो उस प्राइसिंग को हम बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग, जो एक्सट्रीम फॉर्म होती है पेनिट्रेशन की। पेनिट्रेशन में तो आप बिल्कुल लो प्राइस सेट कर रहे हो और जो प्रीडेटरी होती है उसमें अपनी कॉस्ट से भी कम पे कर रहे हो। सो ये प्रीडेटरी प्राइसिंग है और पेनिट्रेशन प्राइसिंग है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द वर्टिकल एक्सपांशन ऑफ जॉब बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद द पोजीशन इज कॉल्ड। इसमें भी ये भी जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तीनों टर्म्स पूछी जा चुकी हैं, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, ये तीनों पूछी जा चुकी हैं। एंड बी ऑप्शन कहता है जॉब सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है जॉब एनलार्जमेंट, नहीं जॉब एनरिचमेंट होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्टिकल एक्सपांशन पूछा गया है। एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन, एक होता है वर्टिकल एक्सपांशन। जो हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन होता है वो होता है कि आप अपनी जॉब में नंबर ऑफ टास्क जो है हॉरिजॉन्टल लेवल पर ऐड कर रहे हो। लेकिन वर्टिकल एक्सपांशन होता है जब आप अपनी जो नंबर ऑफ टास्क है उनको वर्टिकल लेवल पर इंक्रीज करे हो, साथ ही जो वर्कर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, कंट्रोलिंग पावर को भी इंक्रीज कर रहे हो, वो होता है जॉब एनरिचमेंट। थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। रोटेशन होता है कि जॉब की बोर्डम को ख़त्म करने के लिए, या फिर हम चाहते हैं कि जो एक वर्कर है वो कई सारे कामों में जो है एक्सपर्ट हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, पीरियोडिकली मूव करवाया जाता है वर्कर्स को फ्रॉम वन स्पेशलाइज्ड जॉब टू अनदर। अब एक वर्कर जिस काम को कई सालों से कर रहा है या काफ़ी टाइम से कर रहा है, वो उसका एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है उस काम को करने में, तब उसकी जॉब को रोटेट किया जाता है, उसको जो है दूसरे पर्सन की या दूसरे वर्कर के काम के लिए भेजा जाता है, उसकी जॉब को रोटेट किया जाता है ताकि वो बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं, बाकी के जो काम हैं उनको भी सीख सके और जो उसकी जॉब की बोर्डम है वो भी एक तरीके से ख़त्म हो जाए। क्योंकि सेम एक्टिविटी को करते करते वर्कर भी अगर उससे बोर हो जाता है तो जॉब रोटेशन से उसको दो बेनिफिट होंगे, एक तो उसको बोर्डम नहीं होगी और दूसरा कि उसको जो है कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो दूसरे काम में भी एक्सपर्ट हो जाएगा। और प्रमोशन जब होती है तो उसको बाद में कोई परेशानी नहीं आएगी कि उसको दूसरी एक्टिविटी बाद में करनी पड़ेगी। सेकेंड कहता है जॉब एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट को आप याद रखना कि जॉब को थोड़ा बड़ा कर देना, लार्ज कर देना। जब आपके नंबर ऑफ टास्क को इंक्रीज़ किया जाता है वर्कर के लिए तो वो होता है जॉब एनलार्जमेंट। यहाँ पे मान लीजिए एक वर्कर अभी तक एक रिसेप्शन पे मीन्स कॉल अटेंड करता था, इंटरेक्ट करता था कस्टमर्स के साथ, अब आपने उसकी और भी एक्टिविटीज़ 2-3 एक्टिविटीज़ और ऐड कर दी हैं, नंबर ऑफ टास्क आपने ऐड कर दिए हैं, तो वो उसमें आता है जॉब एनलार्जमेंट में, लार्ज कर दिया है जॉब की एक्टिविटीज़ को। जॉब एनरिचमेंट आपको याद रखना है, ये होता है वर्टिकल एक्सपांशन। मीन्स आपने क्या किया है, आपने नंबर ऑफ टास्क तो इंक्रीज़ किए हैं लेकिन वर्टिकल लेवल पर, उसके साथ अथॉरिटी भी आपने उसको प्रोवाइड की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस वर्कर की बढ़ गई है और कंट्रोलिंग पावर भी उसकी बढ़ गई है। तो यहाँ पे आपको 2 वर्ड याद रखने हैं। जो एनलार्जमेंट होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन और जो वर्टिकल एक्सपांशन होता है वो होता है जॉब एनरिचमेंट। इसके बीच में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर रखना क्योंकि एग्जाम में दोनों टर्म्स पूछी गई हैं। जॉब एनलार्जमेंट होता है इंक्रीज करना नंबर ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड बाय एन एम्प्लॉय टू रिड्यूस वर्क रिलेटेड बोर्डम, कि आप नंबर ऑफ टास्क को इंक्रीज कर रहे हो ताकि जो वर्क रिलेटेड बोर्डम है वर्कर की वो कम हो जाए। और जॉब एनरिचमेंट होता है मोटिवेशनल टूल होती है, अलाउ करती है मोर डिसीजन मेकिंग पावर एंड वर्क रिलेटेड अथॉरिटी टू द एम्प्लॉयज़। एंड स्किल्स जो है आपको जॉब एनलार्जमेंट में नहीं चाहिए क्योंकि सेम लेवल का वही काम है, बस एक्टिविटी आपकी उसमें बढ़ा दी है, तो आपको कोई अलग से स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जॉब एनरिचमेंट में आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आपको अथॉरिटी भी मिल रही है और आपको कंट्रोलिंग पावर भी मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी बढ़ जाएंगी, तो यहाँ पे आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी जॉब एनरिचमेंट में। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, डैश रेफर्स टू दैट
पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स विद अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। कौन सी जो है ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको टोटल डिपॉजिट एक कमर्शियल बैंक की आरबीआई के साथ, सेंट्रल बैंक के साथ आपको मेंटेन करनी पड़ती है? क्या वो एसएलआर होती है, बैंक रेट होती है, सीआरआर होती है, या इनमें से कोई भी नहीं? आपको पता होगा कि एसएलआर होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसमें आपको जो आपकी एनडीटीएल होती है उनको मेंटेन करना पड़ता है बैंक में ही। बैंक इटसेल्फ करता है उसको मेंटेन, ताकि एक बैंक रेट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेपो रेट। और ये होती है कैश रिजर्व रेशो, जिसमें आप क्या करते हो, कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास जो है पोर्शन रखते हो अपनी टोटल डिपॉजिट्स का, कैश की फॉर्म में रखते हो। सो यहाँ पे आंसर है सीआरआर। अब सीआरआर क्या होती है, मान लीजिए एक बैंक है और उसके पास बहुत सारी डिपॉजिट हैं, जैसे कि 1000 करोड़ की डिपॉजिट हैं एक बैंक के पास, जिसमें से वो क्या करेगा, वो पूरी 1000 करोड़ की डिपॉजिट को अपने पास नहीं रख सकता है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है उसका ये मानना है कि अगर बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो वो उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि वो किसी की क्रेडिट वर्दीनेस चेक किए बिना लोन दे दें और बाद में उस पूरे अमाउंट की रिकवरी ना हो। तो इसके लिए जो आरबीआई है वो क्या कहता है कि अपनी जो आपकी कैश है उसका कुछ अमाउंट, जो रेट फिक्स होती है, वो आरबीआई के पास रखना होता है। और इस पे आरबीआई उसको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है कमर्शियल बैंक्स को। माना कि बैंक्स के पास 1000 करोड़ डिपॉजिट हैं, उसमें से जो बैंक्स हैं वो 940 यानी कि 940 करोड़ रुपीज़ का बैलेंस तो अपने पास रखेंगे, और 60 जो करोड़ का बैलेंस है वो आरबीआई के पास रखेंगे। तो ये जो है, अगर तो सीआरआर हमारी 6% है, अगर सीआरआर 5% होती तो वहाँ पे वो 950 रखते और 50 जो करोड़ है वो आरबीआई के पास रखते। ये होती है कैश रिजर्व रेशो। अब थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं सीआरआर और एसएलआर के बीच में। सीआरआर वो परसेंटेज होती है जिसमें जो आपकी कैश है, जो कैश है कमर्शियल बैंक्स का, उसकी एक फिक्स परसेंटेज जो होती है वो आरबीआई के पास में रखनी होती है। एसएलआर होती है बैंक हैज़ टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर एनटीडीएल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स एज स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। जैसे आरबीआई बोलता है उस परसेंटेज के हिसाब से उनको अपनी लिक्विड फॉर्म में एसेट्स को रखना होता है। मेन डिफरेंस क्या है, जो सीआरआर है उसमें आपको कैश रखना होता है आरबीआई के पास, जो एसएलआर होती है उसमें आपको लिक्विड एसेट्स रखनी होती हैं बैंक को, कमर्शियल बैंक को अपने ही पास, जैसे कि गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिनको आप कभी भी जो है कन्वर्ट कर सको कैश में, तो वो आपको रखनी होती हैं कमर्शियल बैंक के साथ में ही, आरबीआई में नहीं रखनी होती, वो होती हैं एसएलआर। अब इफ़ेक्ट क्या होता है सीआरआर का, ये मनी को कंट्रोल करती है। एक्सेस जो मनी होती है बैंक्स के पास, अगर ज़्यादा पैसा होगा तो हो सकता है कि वो उसका मिसयूज़ करे, या फिर वो जो है बिना क्रेडिट वर्दीनेस को चेक किए अगर लोन दे दे तो बाद में उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, और जो है इससे लॉस हो जाएगा बैंक्स को, पूरी इकोनॉमी को। एसएलआर हेल्प करती है मीटिंग आउट द अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ एनी डिपॉजिटर बाय सेलिंग द बॉन्ड्स। अगर तो देखिए ऐसा हो गया कि बहुत सारे या फिर एक जिसका ह्यूज अमाउंट है आपके बैंक में, और वो अचानक आके जो है आपके बैंक में अपनी डिपॉजिट को विड्रॉ करना चाहता है, तो अब उसके पास, अगर हमारे पास बैंक नहीं है, कैश नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास लिक्विड एसेट्स हैं हम उनको, कन्वर्टिबल तो होती हैं, कैश में कन्वर्ट करके कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। और मेन ये डिफरेंस ये भी है कि जो सीआरआर होती है कैश रिजर्व रेशो होती है, कैश आपको मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के साथ में, और एसएलआर जो है बैंक अपने खुद के पास रखता है। ये होती है सीआरआर एंड एसएलआर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द ईपीआरजी फ्रेमवर्क प्रपोजेस फॉर ओरिएंटेशन बाय विच ऑफ फर्म्स फॉरेन मार्केट ऑपरेशंस एंड मैनेज्ड। इसमें कौन से इंक्लूड होते हैं, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, कॉमर्स एंड ज्योग्राफी। बी कहता है एक्सपोर्ट, परचेज, रिसोर्स एंड गोल्स। सी कहता है एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। डी कहता है अर्निंग, प्रॉफिट, रेवेन्यूज एंड गोल, बैकग्राउंड, इमेज। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। जो ईपीआरजी फ्रेमवर्क है वो पर्ल मटर ने दिया था, आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और ये जो है इसमें इंक्लूड होता है एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। अब डिस्कस करते हैं ईपीआरजी फ्रेमवर्क है क्या चीज़। ईपीआरजी फ्रेमवर्क में आती हैं 4 टर्म्स। एथनोसेंट्रिक, एथनोसेंट्रिक में कहते हैं कि जो होम कंट्री है वो सुपीरियर होती है। मान लीजिए जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है
वो आप होम कंट्री को सुपीरियर मान के कर रही हो। जैसे कि इंडिया क्या सोचता है कि जो हमारे, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले अमूल का, कि वो जो है, या हल्दीराम का, वो जो नमकीन या जो भी चीज़ें बनाते हैं वो ये सोचते हैं कि जो हमारी होम कंट्री, जो हमारा टेस्ट है वो सुपीरियर है, और वो सभी को वैसा ही सेल करते हैं। तो जिसमें हम अपनी होम कंट्री को सुपीरियर मानते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो है सारे ऑपरेशंस को करते हैं, सारी काम को डील करते हैं, वो होती है एथनोसेंट्रिक अप्रोच। अब सेकंड कहती है पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक में हम इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं सभी कंट्रीज़ की डोमेस्टिक मार्केट को, कि जैसा वहाँ का कल्चर है, जैसा वहाँ का टेस्ट है, हाँ, जैसा वो अच्छा बिलीव करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग जो है उस मार्केट में डील करेंगे, यानी कि वहाँ पे होस्ट कंट्री सुपीरियर हो जाएगी। एथनोसेंट्रिक में हमने पढ़ा कि होम कंट्री सुपीरियर होती है, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को करती है, कि वो ये मानती है कि हमारा टेस्ट, हमारी प्रेफरेंस अच्छी है, हम अच्छे से काम को करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हल्दीराम का, या फिर जो अ, हल्दीराम का था, कि वो सेम जो है सभी को ऑफ़र करती है। पॉलीसेंट्रिक में अलग अलग ऑफ़र करेगी, जैसे कि होम कंट्री जो हमारा इंडिया है, जो अमेरिका है, उसके कल्चर के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग ऑफ़र करेगी, वो होता है पॉलीसेंट्रिक में। रीजियोसेंट्रिक कहती है अप्रोच कि इकोनॉमिक, कल्चर और पॉलिटिकल जो सिमिलरिटीज़ होती हैं रीजन्स में, यानी कि रीजनल वाइज जो है इसमें ऑफ़र करती है, स्ट्रेटजी बनाती है, कि जैसे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अगर इन तीनों की जो इकोनॉमिक कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर है, वो इनका सेम है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए वो सेम जो है ऑफ़र करेगी उनको। ये होता है रीजियोसेंट्रिक, जिनमें सिमिलरिटीज़ हैं एक जैसी, तो उसमें जो है सेम स्ट्रेटजी को वो यूज़ करेंगे। जियोसेंट्रिक में होता है कि हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में ग्लोबली ये मानते हैं कि पूरी मार्केट जो है एक ही है, और हम पूरी मार्केट के लिए जो है एक ही स्ट्रेटजी उनके नेचर वाइज, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बना के चलते हैं। मेन आइडिया इज़ टू टारगेट ग्लोबल कंज्यूमर हु हैव सिमिलर टेस्ट, टू बोरो फ्रॉम एवरी कंट्री व्हाट इज़ बेस्ट, कि जो जिस कंट्री के अकॉर्डिंग जैसा है, बेस्ट है, वैसा उसको ऑफ़र करते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, कि जैसे गूगल है वो हमारे इंडिया में किसी अलग तरीके से ओपन होता है, कुछ अलग तरीके का पेज हमें दिखाई देता है। अगर हम यूके में, यूएस में अगर हम ओपन करते हैं, वहाँ के जो पीपल देखते हैं उनका पेज थोड़ा जो है गूगल का वो अलग होता है। या वैसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट भी अपने सभी प्रोग्राम्स जो है दुनिया भर में ऑफ़र करता है, लेकिन कंट्री के नेचर के अकॉर्डिंग, कि कैसे उनको जो है अपने प्रेफरेंस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसमें ग्लोबल जियोसेंट्रिक में ऑफ़र किया जाता है। एथनोसेंट्रिक में होम कंट्री को सुपीरियर मानते हैं। पॉलीसेंट्रिक में होस्ट कंट्री को सुपीरियर मानते हैं, कि जैसा जिसका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग जो है मार्केटिंग की जाएगी। रीजियोसेंट्रिक में कहते हैं रीजनल वाइज, कि जिनका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर सेम है, सिमिलरिटीज़ है जिनमें, उनके लिए सेम मार्केटिंग स्ट्रेटजी चल जाएगी। जियोसेंट्रिक कहता है पूरे जो नेशन है, पूरी जो ग्लोबल है, उसको एक ही तरीके की स्ट्रेटजी देखी जाती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है, जैसा उनका टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है, जो उनके लिए बेस्ट होता है, वही जो है स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है। ये था ईपीआरजी फ्रेमवर्क। अब थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। होम कंट्री होती है एथनोसेंट्रिक में सुपीरियर। एथनोसेंट्रिक कहती है डोमेस्टिक फोकस ऑन सिमिलरिटीज़ बिटवीन होम एंड फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट आर एक्सटेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट क्या होती है, कि जो जैसे कि इंडिया है, जो हम यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर तो आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा जो आपके पास प्रोडक्ट है और वो आप किसी दूसरी कंट्री को सेल कर रहे हो, इंटरनेशनलाइजेशन हो जाता है, जिसमें वो होता है कि आप एक्सपेंड कर रहे हो अपनी मार्केट को, फॉरेन मार्केट में सेल कर रहे हो। फॉरेन मार्केट जो है एक्सटेंशन होती है डोमेस्टिक मार्केट की। पॉलीसेंट्रिक कहता है कि यहाँ पे होस्ट कंट्री आपकी सुपीरियर होती है, और दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके टेस्ट अलग हैं, उनके प्रेफरेंसेस अलग हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। रिजियोसेंट्रिक कहती है कि अगर तो उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो सेम जो है चल जाएगा। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो इंडिया में बन रही है वो आप बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी ऑफर कर सकते हो, सेल कर सकते हो। जियोसेंट्रिक कहती है पूरा वर्ल्ड एक सिंगल मार्केट है, और मार्केट स्ट्रेटजी आप होम कंट्री में कैसी रखते हो, एक्सटेंशन होती है डोमेस्टिक स्ट्रेटजी टू फॉरेन मार्केट, और होस्ट कंट्री में आप लोकल तरीके से देखते हो, कि जैसा वहाँ का माहौल है, जैसा वहाँ का नेचर है, कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाओगे। रीजनल कहता है कि इसमें आपने क्या किया, लोकल को भी देख रहे हो और स्टैंडर्ड भी आपने सेट कर दिया है, लेकिन ग्लोबल में कोई भी ग्लोबल
और ग्लोबल में आप सबके अकॉर्डिंग, जैसे कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का हमने एग्जांपल लिया। अब मेरिट क्या है एथनोसेंट्रिक के, इसमें आपको कोई ज़्यादा कॉस्ट बियर नहीं करनी। ये सबसे इजी रूट है इंटरनेशनलाइजेशन का, क्योंकि जो आप बना रही हो और आपको लगता है कि आपका ये टेस्ट जो है जो आप बना रहे हो वो सबसे बेस्ट है, तो आप सभी को ऑफर कर सकते हो उसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत। और दूसरा पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक में आपको वहाँ के अकॉर्डिंग जो है जो दूसरी कंट्री है उनके अकॉर्डिंग उनके टेस्ट को भी देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी। रिजियो सेंट्रिक कहती है कि हम एडवांटेजेस ये मिलेगा कि हम सिमिलरिटीज़ देख रहे हैं, उनके लिए हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है। जैसे कि हमने कॉस्मेटिक्स का एग्जांपल लिया था, क्योंकि कल्चर जो है इंडिया का, पाकिस्तान का और बांग्लादेश का एक जैसा है। लेकिन जियो सेंट्रिक में आप इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का, क्योंकि सभी को एक ही मार्केट, सिंगल मार्केट मान के चल रहे हो, तो आपको वहाँ पे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलेंगी, कॉस्ट आपकी कम आएगी। और इसमें डीमेरिट्स क्या हो जाएंगी एथनोसेंट्रिक में, कि यहाँ पे लिमिट हो जाएगी स्कोप ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि आप दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग सोच करके वहाँ के मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहे हो। आप ये मान रहे हो कि हमारी होम कंट्री ही सुपीरियर है, तो वहाँ पे आप एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते हो इंटरनेशनल मार्केट का। पॉलीसेंट्रिक कहती है कि आप जैसी होस्ट कंट्री है वहाँ के नेचर को, कल्चर को देखो और उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाओ। अगर आप मानते हो कि होस्ट कंट्री सुपीरियर है तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हम क्या करते हैं एथनोसेंट्रिक में कंट्रोल सारा इधर से ही था। अगर इंडिया और पाकिस्तान और अमेरिका अब डिफरेंट कंट्री के साथ जो है मार्केटिंग कर रही है, तो यहाँ पे होम कंट्री को सुपीरियर मान के सारे ऑपरेशंस इंडिया से कंट्रोल हो रहे थे। लेकिन पॉलीसेंट्रिक में क्या होगा, अलग अलग कंट्री हैं तो वहाँ से अलग अलग ही कंट्रोल होगा, तो यहाँ पे कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आएगी और डिले होगा उस काम को करने में। रिजियोसेंट्रिक कहती है हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल इंट्रा रीजनल डिफरेंस को, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी उनमें जो है कॉमन फीचर्स हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और तभी हम ऑफर करेंगे। लेकिन हम नेग्लेक्ट, इग्नोर कर रहे हैं कि उनमें कोई डिफरेंस भी हो सकता है इन कंट्रीज़ में बिजनेस एनवायरनमेंट में। और जियोसेंट्रिक में स्टैंडर्डाइजेशन तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि सबका टेस्ट और जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ईपीआरजी फ्रेमवर्क जो है किसने दिया था, पर्ल मटर ने दिया था। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और अलग अलग भी आपसे पूछा जा सकता है कि होस्ट कंट्री किस में सुपीरियर मानी जाती है, होम कंट्री किस में सुपीरियर मानी जाती है। सो यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।